हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन अपनी ज्योग्राफी की क्लास पढ़ते हैं और इंडियन ज्योग्राफी का अपन डेली अध्ययन करते हैं। मॉर्निंग टाइम को 8 बजे है और अब अपन डेली राजस्थान का भूगोल भी पढ़ने जा रहे हैं। पिछली बार भी अपन ने राजस्थान का भूगोल पढ़ा था, आपने भी पढ़ा था, उनको आपने नोट कर रखा होगा। अब अपन राजस्थान का कल्चरल पढ़ेंगे, संस्कृति, ठीक है। तो उससे संबंधित भी आने वाले कंपटीशनों में क्वेश्चन जरूर बन करके आते हैं। सबसे ज़्यादा कल्चरल ही आता है, ठीक। तो उसकी बात अपन जब स्टार्ट करेंगे ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए वर्तमान में जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए अपन ने पिछली क्लासों में फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े, ठीक है। अलग अलग भागों में बांट करके डायग्राम से समझते हुए एक एक चीज़ को आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन आज से आगे एक नया टॉपिक लेकर के स्टार्ट करते हैं। मैं लिख देता हूँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इंडियन ज्योग्राफी में अपन पढ़ रहे थे भारतीय मृदा या मिट्टी। भारतीय मृदा या मिट्टी, ठीक है। मैंने बताया था आपको पिछली बार जो भी टॉपिक पढ़े उसके बारे में सबसे पहला टॉपिक उसको समझना है, कौन सी चीज़ क्या है। उसके बाद में फिर कहाँ पाई जाती है, कितने भागों में बांटा गया है, कौन सी चीज़ की क्या विशेषता है, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या है, ठीक। तो मिट्टी के बारे में भी अगर इसी प्रकार से अपन सोचें कि मिट्टी क्या है, तो मिट्टी के बारे में इसकी डेफिनेशन लिख लो। मिट्टी एक ऊपरी भूपृथ्वी पर जैविक और भौतिक तत्वों के मिश्रण से बनी हुई एक असंगठित परत है। दोबारा फिर सुन लो। धरातल के ऊपरी भूपृथ्वी पर, भूपृथ्वी यानी ऊपरी धरातल, धरातल के ऊपरी भूपृथ्वी पर जैविक एवं अजैविक, अजैविक को अपन भौतिक भी कह सकते हैं, जैविक एवं भौतिक तत्वों के मिश्रण से बनी हुई जो असंगठित परत है, असंगठित परत है, उसको मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी लिख देता हूँ धरातल की भूपृथ्वी पर जैविक एवं भौतिक
तत्वों की मिश्रण की असंगठित परत है, जिसे मिट्टी या मृदा के नाम से जाना जाता है। अब देखो, ये एक तरह से इसका निर्माण प्रक्रिया सारे प्रकृति कारकों पर निर्भर करती है। मानव के द्वारा ये निर्मित नहीं है, प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। इसमें छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं, भौतिक यानी कि चट्टानी कण, चट्टानी चूर्ण के रूप में, और दूसरे जैविक तत्वों का मिश्रण होता है। भौतिक और जैविक, जैविक का मतलब यानी जीव जंतुओं के मृत अंशों का, और वनस्पति के फूल पत्तियां और कोमल डालियों का सड़ने गलने के अंशों का मिश्रण होता है। और दोनों के मिश्रण से उगने वाला जो पौधा है उसके लिए पोषक तत्व प्राप्त होता है, पोषक तत्व। और उन पोषक तत्वों के आधार पर ही एक तरह से वनस्पति का विकास और अपनी संपूर्ण कृषि उत्पादन इसी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, एक एक चीज को आप नोट करते हुए चलना। और इसीलिए ये इसको एक प्रकृति का वरदान कहा जाता है, मानव के लिए प्रकृति का उपहार है। मृदा एक प्राकृतिक उपहार है। प्राकृतिक उपहार है। प्राकृतिक उपहार मतलब यानी कि प्रकृति के द्वारा निर्मित है, मानव ने इसका निर्मित नहीं किया, निर्माण नहीं किया, प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। बहते हुए जल के द्वारा, हवा के द्वारा, छोटे कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्मित होना, जमा होना, उसके साथ में जैविक अंशों का सड़ना गलना, और फिर उसमें मिश्रण होना, और कौन सी जगह पर कितना है, इस प्रकार के मतलब एक संतुलित रूप में पोषक तत्वों का विकास होता है। कृषि का उत्पादन के लिए एक तरह से ये पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से मतलब संपूर्ण कार्य प्रकृति पर निर्भर है, और ये बहुत धीमी गति से चलता है। तो अब ये वहाँ की भौगोलिक कारकों पर, भौगोलिक तत्वों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से स्थान पर किस प्रकार की मृदा मिलती है, और उस मृदा के में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, जैविक तत्वों की मात्रा है या नहीं है तो कितनी मात्रा में है। तो वहाँ के भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, भौगोलिक कारकों का मतलब यानी कि वहाँ की जलवायु है, वहाँ का तापमान है, वहाँ का वर्षा वितरण है, वहाँ पे धरातलीय ढाल है, ये भौगोलिक कारक होते हैं, और सभी स्थानों पर एक समान रूप से नहीं होते हैं। और इसी के आधार पर वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी का बनावट और उसका रंग स्वरूप और उसमें उपजाऊ क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, अपन यहाँ पर भारतीय मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति विश्व में कहाँ पर है, मिट्टी के निर्माण की जो भौगोलिक दशाएं हैं वह किस प्रकार की है, कौन से स्थान पर किस प्रकार की है, और उसी के आधार पर जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, और उसी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक विश्व का कृषि प्रधान देश है, जो कि इस मृदा पर ही निर्भर है। मृदा एक मुख्य रूप से इस प्रकार का कारक है जिस पर संपूर्ण कृषि का उत्पादन निर्भर करता है। इसलिए कृषि पर ही संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था चलती है। तो मिट्टी के बारे में तो गहनता से अध्ययन करना जरूरी है। अगर मिट्टी के बारे में अपने को जानकारी नहीं रहेगी तो फिर ये एक तरह से कृषि को कितना प्रभावित करेगा। तो इसी के आधार पर भारतीय कृषि के लिए मृदा एक वरदान है। ठीक है, कृषि उत्पादन के लिए मृदा एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है, एक वरदान सिद्ध होता है। जिससे जिस प्रकार की मृदा होगी उसी के आधार पर वहाँ की कृषि फसलों का उत्पादन होता है। जैसे तो आप देखते हैं कहीं पर मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, कहीं पर ये चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, कहीं पर सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है, कहीं पर फलों का उत्पादन सबसे अधिक होता है, कहीं पर गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। तो इस प्रकार के जो कृषि फसलों में जो भिन्नता मिलती है संपूर्ण भारत में, उसका यही कारण है कि वहाँ की मिट्टी उसके अनुकूल है। ठीक, इसी के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्या कार्य करता है? कृषि से संबंधित अनुसंधान यानी खोज करने का कार्य करता है। अनुसंधान का मतलब खोजबीन करने का, रिसर्च करने का, नई नई अपडेट लाने का, कि कृषि का उत्पादन अधिक से अधिक कैसे किया जाए। तो मिट्टी भी एक मुख्य कारक है, इसके बारे में इन्होंने खोज करने का कार्य किया। सबसे पहले खोज का मुख्य कारक है कि संपूर्ण भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो संस्थान के द्वारा मिट्टी का जो वर्गीकरण किया गया है वह 2 भागों में किया गया है। ठीक है, मुख्य भाग और उपभाग। ठीक है, मुख्य भाग में कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में, और उपभागों में 27 भागों में बांटा गया। ठीक, मुख्य भागों में और उपभागों में बांटा गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा संपूर्ण भारत की मिट्टी को मुख्य भागों में 8 भागों में बांटा, उपभागों में 27 भागों में बांटा। ठीक, मुख्य भागों में इनके नाम को नोट कर लेते हैं।
फिर एक एक करके अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कौन से स्थान पर किस नाम की मिट्टी मिलती है, उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर होता है। इस प्रकार से पहली मिट्टी है काली मृदा, दूसरी है लाल मृदा। ठीक है, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, क्षारयुक्त मृदा, क्षारयुक्त मृदा। पांचवें नंबर की है हल्की काली दलदली मृदा, हल्की काली दलदली मृदा। और छठे नंबर की है कॉप मृदा, सातवें नंबर की है रेतीली मृदा। और लास्ट में आठवें नंबर की है वह है वनीय मृदा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब इनको मुख्य रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा संपूर्ण भारत की मिट्टी को 8 भागों में, मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। आठों के नाम आप नोट कर लो, मैं वो और बोल देता हूँ। काली मृदा है, दूसरा लाल मृदा है, तीसरा लेटेराइट मृदा है, चौथा क्षारयुक्त मृदा है, पांचवा हल्की काली या दलदली मृदा है, छठा कॉप मृदा है, सातवां रेतीली मृदा है और आठवां वनीय मृदा। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 भागों में बांट करके और उसका अध्ययन किया है और एक एक करके अपन इसका विस्तार से अध्ययन करके चलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात है कि मुख्य रूप से 8 भागों में जो मृदा है उसमें सबसे पहले जो मृदा है वह है काली मृदा। काली मृदा, ठीक है। काली मृदा सबसे पहले कोई सी भी मृदा पढ़े, उसमें कौन कौन से पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। सबसे पहले निर्माण प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया, उस मिट्टी की निर्माण प्रक्रिया क्या रही है। फिर दूसरे नंबर पर लिखेंगे उसकी विशेषता, नहीं, दूसरे नंबर पर लिखेंगे वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र का मतलब भारत के कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से क्षेत्रों में उस मिट्टी का विस्तार मिलता है। और तीसरे नंबर पर लिखेंगे उसकी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। और
चौथे नंबर पर लिखेंगे कृषि का उपयोग। कृषि में उपयोग, कृषि में उस मृदा का उपयोग कितना है और उसी उपयोगिता के आधार पर उस मिट्टी में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ताकि आर्थिक विकास में उसका महत्व मिल सके। मैं बहुत स्लो स्पीड से इसी वजह से पढ़ते हैं पर ताकि आप लोग साथ के साथ ही नोट करते रहें और डायग्राम से अपन एक एक चीज को समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन काली मृदा के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले काली मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया क्या है, यानी कि भारत के प्राचीनतम पठारी क्षेत्र में जो लावा युक्त चट्टानें हैं, यानी कि दरारी ज्वालामुखी से निकलने वाले जो तप्त लावा था, वो तप्त लावा ठंडा होकर ठोस चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो गया। ये प्राचीन गोंडवाना क्रम की बात है। गोंडवाना क्रम में जब पृथ्वी का निर्माण ही हुआ था उस समय की बात है। वह लावायुक्त चट्टानें कहलाती है और धीरे धीरे हजारों लाखों वर्षों तक उसका अपरदन होता गया पवनों के द्वारा, वर्षा के द्वारा है। और उसके जो मिनरल कण है, बारीक मिट्टी के कण हैं, वे उन मिट्टियों उस चट्टानी भागों से हट करके टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाह कर गए जल के साथ में और समतल मैदानी क्षेत्रों में परतों के रूप में जमा हो गए असंगठित अवस्था में। उससे जो निर्मित मृदा है वह काली मृदा है, यानी चट्टानी अंश उसमें सबसे अधिक पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानी अंश? लावा युक्त बनी हुई चट्टानों के अंश, इसलिए इस मृदा को काली मृदा के नाम से जाना जाता है। ये निर्माण प्रक्रिया लावा युक्त काली चट्टानों के अपरदन से निर्मित मृदा है। ठीक है, तो अब मैंने समझा लिया कि लावा युक्त किस प्रकार से है। तो लावा युक्त काली मृदा का निर्माण है और लावा युक्त इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लावा युक्त चट्टानों का निरंतर लंबे समय से प्राचीन चट्टानें हैं और उनका अपरदन होते रहने से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए इस मृदा को काली मृदा या लावा युक्त काली मृदा के रूप में जाना जाता है। चट्टानी अंश इनमें सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके निर्माण प्रक्रिया। दूसरा है वितरण क्षेत्र। भारत के कौन से राज्यों में इसका निर्माण है? भारत के दक्षिण के पठार में गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
कर्नाटक, आदि राज्यों में इसका विस्तार सबसे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है? इसका रंग काला होता है। तो इस प्रकार से अपन विस्तार से पढ़ते रहेंगे। आज समय का अभाव है थोड़ा, और उसके बारे में अपन शाम को समय और विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप लोग बने रहें इस चैनल से अधिक बच्चों तक इस चैनल को, इस क्लासों को पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, ताकि आप लोगों को लिए अच्छी नई अपडेट लाता रहूँ। आपके कोटा विश्वविद्यालय कोटा की परीक्षाएं चल रही है, आप लोग भी अच्छी तैयारी के साथ दे रहे हैं। मैं भी आपका सहयोग कर रहा हूँ प्रैक्टिकल में और थ्योरेटिकल में। आपका अपना साथ रहेगा और जहाँ तक भी है अच्छा सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद।